गुड आफ्टरनून प्यारे छात्रों। मुझे उम्मीद है कि कल आपको जो होमवर्क दिया गया था आपने उसको अच्छे से किया होगा। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कला का अर्थ और उसके विभिन्न प्रकार। कोई भी विषय हो तो हर विषय का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। इसी तरह से अगर कला की बात की जाए तो केवल चित्र बनाना ही कला नहीं होता। सृष्टि में जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं कला से जुड़ी हुई है। अपनी बातों को किसी के सामने कहना भी कला है। किसी कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं वो भी एक कला है। गाना गाना, कविता पढ़ना, मूर्ति बनाना, भवन बनाना या अन्य जो भी सामान हमारे दैनिक उपयोग की होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं कला जुड़ी हुई होती है। तो आइए अब हम कला का अर्थ देख लेते हैं। कला शब्द जो है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है। पहला अक्षर है क और दूसरा अक्षर है ला, जिसमें क का अर्थ होता है आनंद और ला का अर्थ होता है देना या प्रदान करना। अतः कला वह है जो हमें आनंद प्रदान करती है और कला के माध्यम से हम अपने मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमारे मन में भावनाएं कैसे आती है? जैसे कि आप लोगों ने कोई दुखद घटना देखी तो हमारे मन में दुख के भाव आ जाएंगे, या कोई हंसने वाली बात सुनी या कोई सुखद घटना देखी तो हमारे मन में उसी से संबंधित भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब भाव तो हमारे मन में आ गए, लेकिन उन भावों को हम दिखाए कैसे? जो भाव हमारे मन में उत्पन्न हुए किसी भी घटना को देख करके, सुन करके या अपने ज्ञानेंद्रियों से हमने जिस चीज को भी महसूस किया, ज्ञानेंद्रिया जैसे कि जीभ है, हमने किसी चीज का टेस्ट लिया, कोई चीज खाने में मीठी है, नमकीन है, खट्टी है, तो उस उसका टेस्ट लेने के बाद, उसका स्वाद चखने के बाद में हमारे मन में उस वस्तु को लेकर के जो भाव उत्पन्न हुए तो वे भाव हम व्यक्त करेंगे। या तो हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो बदल जाएंगे, या फिर हम अपने बोल करके किसी चीज़ को हम बताएंगे कि हमें यह चीज़ अच्छी लगी, खट्टी लगी, मीठी लगी, या फिर किसी चीज़ को हम छू करके महसूस करते हैं अपनी त्वचा के द्वारा। कोई चीज़ कठोर होती है, कोई मुलायम होती है, कोई कटीली होती है, ठंडी होती है या गर्म होती है। तो उसे छूने के बाद में हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को प्रकट करना ये भी कला है। हमने किसी चीज को, किसी धुन को सुना, किसी गीत को सुना, मान लो जोशीला गीत है। अब जोशीले गीत को सुन करके हमारे मन में जोश आ जाएगा एकदम से, या फिर कोई करुण ध्वनि हमने सुनी तो हमारा मन उदास हो जाएगा। हमने कोई दृश्य देखा, टीवी देखा, कोई मूवी चल रही है, उसमें जोश वाला कोई सीन है तो हमारे मन में भी एकदम से जोश उत्पन्न हो जाएगा। या फिर कोई दुखद घटना है तो हमारे मन में भी दुख के भाव प्रकट होंगे। तो इस तरह से हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उन विचारों को प्रकट करना ही कला है।
अब वे प्रकट करने का सबका माध्यम अलग अलग होता है। ये माध्यम कला के प्रकार कहलाते हैं। कला को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दो प्रकार की होती है कला। नंबर एक ललित कलाएं और नंबर दो उपयोगी कलाएं। ललित कला का जो संबंध होता है, अगर मैं ललित कला की परिभाषा की बात करूं तो ललित कला का जो संबंध होता है वो हमारे हृदय से होता है, हमारे मन से होता है। यानी कि जिस घटना को भी हम देखेंगे, महसूस करेंगे, उसे हम प्रदर्शित करेंगे, व्यक्त करेंगे। किस लिए? अपने मन की संतुष्टि के लिए। यानी कि ललित कला में हमारा कोई आर्थिक लाभ का उद्देश्य नहीं होता। ललित कला का मकसद धन कमाना नहीं होता, बल्कि अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वह ललित कला कहलाती है। ललित कलाओं में, ललित कला जो होती है 5 प्रकार की होती है, जिनमें सबसे ऊपर स्थान रखा गया है वो है काव्य कला। काव्य कला का मतलब होता है कि एक कवि बहुत छोटे से शब्दों के द्वारा, जब कवि कोई कविता लिखता है तो बहुत छोटे से शब्दों के द्वारा बहुत बड़ी बात कह देता है। यानी कि बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ छिपा रहता है। तो इसलिए काव्य को सबसे ऊपर रखा गया है ललित कलाओं में। सबसे सर्वोच्च स्थान काव्य कला का है। दूसरे नंबर पर आती है संगीत कला। कोई संगीतकार जो होता है अपने संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, या फिर हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, उसमें जब झांकियां निकलती है तो झांकियों में हमने देखा होगा जो सेना का सेना म्यूजिक बजाती है, तो उस वे अलग अलग तरह की ध्वनि होती है वहाँ पे। ये म्यूजिक किस लिए होता है वहाँ पे? इसलिए होता है ताकि सेना के अंदर, जवानों के अंदर एक जोश पैदा कर सके, तो वे जोशीले धुन बजाएंगे। तो इस तरह से कोई करुण ध्वनि, मूवी देखते हैं, मूवी में कोई दुखद सीन चल रहा है, तो बैकग्राउंड में जो ध्वनि होगी, जो म्यूजिक बजेगा, वो भी करुण म्यूजिक होगा। और अगर कोई जोशीली घटना घट रही होगी उसमें, तो फिर बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजेगा वो भी जोश को प्रकट करेगा। तो इसलिए संगीत को ललित कलाओं में दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीसरा स्थान चित्रकला का आता है। कोई भी चित्रकार अपने मन की भावनाओं को अपने चित्र के माध्यम से व्यक्त करता है, इसलिए चित्रकला को ललित कलाओं में तीसरा स्थान दिया गया है। क्या संदेश देना चाहता है एक चित्रकार अपनी कला के माध्यम से? समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसी तरह से जो मूर्तिकार होता है वो मूर्ति बना करके अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है, इसलिए मूर्ति कला को ललित कलाओं में चौथे स्थान पर रखा गया है। अब पांचवा स्थान आता है वास्तुकला का। वास्तुकला को स्थापत्य कला भी कहते हैं, या भवन बनाने की कला, भवन निर्माण कला, या घर बनाने की कला भी कहा जाता है। तो कोई भी स्थापत्यकार जो होता है वो अपनी भावनाओं को अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करता है। भावनाएं जैसे धर्म से भी जुड़ी हो सकती है। तो इस तरह से ललित कलाएं जो होती है वो 5 प्रकार की होती है: काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। इन कलाओं का संबंध केवल अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना होता है, न कि धन कमाना। अब दूसरी जो कला होती है वो होती है उपयोगी कला। उपयोगी कला किसे कहते हैं?
उपयोगी कला जो होती है, जितनी भी वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, अर्थात जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, वे सब वस्तुएं उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। इन कलाओं का उद्देश्य सौंदर्य के साथ साथ हमारी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, और इनका जो मेन मकसद होता है, मेन उद्देश्य होता है, वह धन कमाना होता है। इसलिए इन कलाओं को उपयोगी कला कहा गया है, और इनकी संख्या अनंत होती है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वह धन कमाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, लेकिन उस मिट्टी को एक आकार भी दिया जाता है, एक घड़े का आकार दिया जाता है, गोल बनाया जाता है ताकि वह सुंदर भी लगे। तो उपयोगी के साथ साथ उसमें कलात्मकता के गुण भी आ जाते हैं, इसलिए उसे उपयोगी कला कहा गया है। इसके साथ साथ चमड़े से कोई सामान बनाना, कारीगर जो होते हैं वो चमड़े से जूते बनाएंगे या बेल्ट बनाएंगे या फिर पर्स बनाएंगे, तो ये भी उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। बर्तन बनाना, स्टील के बर्तन बनाना, धातु के बर्तन बनाना, ये भी उपयोगी कला के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से जिन कलाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है, वे सब उपयोगी कला होती है, और जिनका उद्देश्य केवल अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना होता है, धन कमाना नहीं होता, वे सभी ललित कलाएं कहलाती है। अब ललित कलाओं को भी अगर दूसरे अर्थों में समझा जाए, मान लिया जाए किसी कवि ने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, या किसी चित्रकार ने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई चित्र बनाया। अब उसने वो चित्र बनाया केवल अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, लेकिन अगर किसी दर्शक को वह चित्र बहुत सुंदर लगा और उस दर्शक ने उसी तरह के 3-4 चित्र बनाने का 3-4 चित्र बनाने की रिक्वेस्ट की चित्रकार से, या ऑर्डर दे दिया कि आपको इतना पैसा मिलेगा और आप मेरे लिए ये 3 या 4 चित्र बना दीजिए, तो फिर जो हमारी ललित कला थी, जिसका उद्देश्य केवल अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना था, लेकिन जब हम उस चीज़ को दूसरे आदमी की इच्छा के अनुसार बनाएंगे, और अब हमारा उद्देश्य बदल गया। अब हमारा उद्देश्य अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना नहीं रहा, बल्कि धन कमाना हो गया, तो वह ललित कला अब उपयोगी कला कहलाएगी। इसका मतलब जब तक कला का उद्देश्य या कला को हम अपने मन की भावनाओं को, अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में प्रयोग करेंगे, तब तक वह एक ललित कला है। लेकिन जब हमारा उद्देश्य उससे धन कमाना हो जाएगा, तो वह फिर उपयोगी कला हो जाएगी। अब बात करते हैं चित्र के आयाम की। जब भी हम कोई चित्र देखते हैं, किसी फोटो को देखते हैं या किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं, तो हमें उसमें उभार और गहराई नज़र आती है। अब जैसे किसी व्यक्ति के चित्र को देखेंगे तो हमें नाक है, उभरी हुई है, आंखों के पास गहराई है ना, तो गाल है, गोलाई लिए हुए है, तो इस तरह से हमें उसमें उभार और गहराई का भ्रम दिखाई देगा, जबकि यह सच्चाई नहीं होती। चित्र के केवल
दो आयाम होते हैं। चित्र लंबाई और चौड़ाई में फैला रहता है। चित्र में उभार या गहराई नहीं होती, इसलिए चित्र को द्विआयामी कहा गया है। लेकिन फिर भी हमें चित्र 3D दिखाई देता है। 3D का मतलब त्रिआयामी दिखाई देता है। चित्र में हमें उभार और गहराई भी दिखाई देती है। तो वह उभार और गहराई केवल एक भ्रम होता है, जिसे रंगों की विभिन्न तानों के द्वारा या अक्षय वृद्धि के द्वारा चित्रकार अपने चित्र में दर्शाता है। जबकि चित्र को अगर हम इस तरह से छू करके देखेंगे तो वह फ्लैट नज़र आएगा, उसमें कहीं पर भी उभार या गहराई नहीं होगी। इसलिए कला जो होती है वह द्विआयामी होती है। चित्र जो होता है वह द्विआयामी होता है। चित्र में मात्र लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें उभार या गहराई नहीं होती। जबकि मूर्ति जो होती है, मूर्ति को हम पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, धातु की मूर्ति, किसी भी प्रकार की मूर्ति को हम हाथ से छूकर महसूस भी कर सकते हैं। कहाँ पर गोलाई है, कहाँ पे उभार है, कहाँ पे गहराई है। तो जिस चीज़ को हम छू कर के महसूस कर सकते हैं, गहराई, उभार, गोलाई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, तो उसे हम 3D कहते हैं, 3 डायमेंशनल या त्रिआयामी। बहुत ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लेंगे। चित्र द्विआयामी होता है और मूर्ति त्रिआयामी होती है। चित्र को हम छू करके महसूस नहीं कर सकते। अगर उसके पे के ऊपर हम हाथ इस तरह से रखेंगे तो वह केवल हमें फ्लैट नज़र आएगा, महसूस नहीं होगा। जबकि मूर्ति को हम आंखें बंद करके भी महसूस कर सकते हैं, उसकी गोलाई को, उसके उभार को हम आंखें बंद करके भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए मूर्ति कला को त्रिआयामी कहा जाता है। अब बात करते हैं कला तत्वों की। कला के तत्व क्या होते हैं? जिस तरह से मान लो भवन बनाना है, तो भवन बनाने के लिए जिन जिन सामग्री की आवश्यकता होती है वह सब सामग्री भवन के तत्व कहलाएंगे। जैसे कि ईंटें हो गई, सीमेंट हो गया, रेत, बजरी, पानी, ये सब उस घर के निर्माण के लिए उपयोग में होने वाले सामान या सामग्री उसके तत्व कहलाते हैं। तो उसी तरह से कला के निर्माण के लिए या चित्र के निर्माण के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो सब कला के तत्व कहलाते हैं। तो ये जो कला के तत्व होते हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, ये 6 कला तत्व होते हैं। इनके बिना किसी भी चित्र का निर्माण संभव नहीं है। रेखा की अगर बात की जाए तो रेखा किसे कहते हैं? कला के छात्रों के लिए इन सब कला तत्वों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और सब चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपके लिए हमेशा काम आएंगी। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े रहेंगे तो हमेशा इनके बिना कोई काम नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, एक कॉपी बना लेंगे। अलग से जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, चित्र के साथ साथ अलग से जिस चीज़ की परिभाषा बताई जाएगी या जिस चीज़ के बारे में भी अलग से समझाया जाएगा आप लोगों को, वो चीज़ें आपके जीवन भर काम आएगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप नोट करते रहेंगे, इन्हें आप बहुत हल्के में ना ले।
तो रेखा की अगर परिभाषा की बात की जाए तो रेखा जो होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे एक बिंदु ये हो गया और एक ये हो गया, तो उनके बीच की जो दूरी होगी ये रेखा कहलाएगी। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। शर्त यह है कि वह बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत पतली होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। और रेखा का जो विशेषता होती है वह हमारी आँखों को गति देती है। जब भी हम किसी चित्र को देखेंगे तो हमारी दृष्टि सबसे पहले चित्र के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर जाएगी और उसके बाद अन्य रूपों पर वह गति करेगी रेखा के सहारे, रेखा के साथ साथ। तो इसलिए रेखा गति की दिशा को बताती है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाएगी, जो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत बारीक होती है। और रेखा का काम जो होता है वह आँखों को गति देना होता है। अब दूसरा जो कला तत्व होता है वह होता है रूप। रूप को अगर परिभाषित किया जाए तो किसी वर्ण का क्षेत्र रूप कहलाता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो स्वच्छ अंतराल पर रंग अथवा तान से बनने वाला कोई चिन्ह रूप कहलाता है। स्वच्छ अंतराल का मतलब एक साफ धरातल है। अंतराल का मतलब ये, वैसे तो अंतराल के अलग अलग अर्थ होते हैं। स्पेस को, जगह, खाली जगह को मैं बोल रहा हूँ। अब कुछ देर के लिए मैं चुप हुआ तो दोनों ध्वनियों के बीच का जो गैप है, जो खाली स्थान रहा, वह अंतराल कहलाएगा। आकाश को भी अंतराल कहते हैं। किन्हीं दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है उसे भी अंतराल कहते हैं। तो वैसे तो अंतराल का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन अगर कला की बात की जाए तो वह स्थान जिसका यूज या जिसका इस्तेमाल कोई चित्रकार चित्र बनाने के लिए करता है तो वह अंतराल कहलाता है। ड्राइंग शीट के ऊपर चित्र बनाएंगे तो ड्राइंग शीट जो होगी वो अंतराल होगी उस चित्रकार के लिए। अगर चित्रकार दीवार के ऊपर चित्र बनाएंगे तो वह दीवार अंतराल हो जाएगी। अगर किसी बोर्ड के ऊपर चित्र बनेगा तो वह बोर्ड अंतराल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी चित्रकार जिस धरातल के ऊपर चित्रण कार्य करता है वह धरातल उस चित्रकार के लिए या उस चित्र के लिए अंतराल कहलाता है। तो किसी भी स्वच्छ अंतराल पर अगर कोई धब्बा, किसी भी रंग का कोई धब्बा या किसी भी तान से, तान का मतलब होता है रंगों का हल्कापन या गहरापन, तो उनसे बनने वाला कोई रूप, कोई चिन्ह, उसे ही रूप कहते हैं। अब तीसरा नंबर है वर्ण। वर्ण कहते हैं रंग को, कलर्स। तो वर्ण अगर परिभाषित किया जाए तो वर्ण क्या है? इसे वर्ण प्रकाश का गुण है, यानी कि वर्ण का बिना सूर्य के प्रकाश के अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या आप अंधेरे में बता पाएंगे ये कि कोई वस्तु किस रंग की है? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का अपना खुद का कोई रंग नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिन्हें हम विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इंद्रधनुष के रंग भी होते हैं, इन्हें हम विबग्योर भी कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग उपस्थित होते हैं। सूर्य का प्रकाश जब भी किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है तो वह वस्तु कुछ प्रकाश को तो अपने अंदर सोख लेती है,
लेकिन कुछ प्रकाश को वापस भेज देती है और वह प्रकाश जो वापस लौटाया जाता है हमारी आँखों में स्थित रेटिना पर जाकर के टकराता है और हमारी आँखों में रोड्स और कोन्स नाम की तंतु ग्रंथियाँ होती है जो प्रकाश को महसूस करती है। तो इसलिए वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है जो रंग हमारे रेटिना से जाकर के टकराता है। इसलिए अगर प्रकाश है तो कोई वर्ण है, कोई रंग है, और अगर प्रकाश नहीं है तो किसी रंग का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी शॉपिंग अगर आप करने जाते हैं, जैसे आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं या जूते खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमेशा दिन में ही खरीदने चाहिए, सूर्य के प्रकाश में ही खरीदने चाहिए। कृत्रिम लाइट में वस्तुओं के रंग में परिवर्तन हो जाता है, कोई भी वस्तु हमें दूसरी रंग की दिखाई देती है, जबकि नेचुरल जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसमें वह वस्तु हमें अपने रियल कलर में दिखाई देगी। अगला कला तत्व आता है तान। तान रंगों के हल्केपन और गहरेपन को कहते हैं। जब भी हम किसी चित्र में कलर करते हैं तो चित्र में त्रिआयामी प्रभाव का भ्रम पैदा करने के लिए उसे ठोस या गहरी उभरी हुई दिखाने के लिए रंगों को हल्का और गहरा करके अलग अलग तान बना करके इस्तेमाल में लाते हैं। तान के माध्यम से ही हम किसी भी वस्तु को 3D दिखा पाते हैं। तो तान 3 प्रकार की होती है: गहरी तान, मध्यम तान और हल्की तान। जब भी हमें किसी रंग की तान को गहरा करना होता है तो उसमें हम थोड़ा सा डार्क कलर मिला देते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा हम काला पदार्थ मिला देते हैं, जिसकी वजह से उस रंग की तान गहरी हो जाती है और उसका मान बढ़ जाता है। तान गहरी हो जाएगी अगर हम उसमें थोड़ा सा काला रंग मिला देंगे, और तान हल्की करने के लिए हम उसमें वाइट कलर मिला देते हैं। तो इस तरह से किसी भी रंग की अलग अलग तरह की तानें गहरी, मध्यम और हल्की तानें बना करके इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे हमारा चित्र त्रिआयामी प्रभाव में दिखाई देता है। अगला कला तत्व होता है पोत। पोत कहते हैं धरातल की बनावट को। जब भी चित्रकार किसी धरातल पर चित्रण करेगा तो वह धरातल कैसा है, खुरदुरा है, चिकना है, सपाट है, उभरा हुआ है, उबड़ खाबड़ है, किस तरह का वह धरातल है, तो उसको, उस धरातल को, उस टेक्सचर को पोत कहा जाता है। और पोत 3 प्रकार की होती है। एक पोत जो होती है वो प्राकृतिक या नैसर्गिक भी बोला जाता है। दूसरी प्रकार की जो होती है प्राकृतिक या नैसर्गिक, जो पोत होती है उसे हम स्वतः प्राप्त पोत भी कहते हैं। यह हमें प्रकृति में जिस रूप में दिखाई देती है उसी पर जो के तू के ऊपर हम चित्रण कार्य शुरू कर देते हैं, इसलिए इस पोत को स्वतः प्राप्त पोत कहा जाता है। दूसरी पोत होती है अनुकृत। अनुकृत का मतलब होता है अनुकृत। जब भी कोई चित्रकार किसी चित्र को बनाता है तो वह अपने अनुभव के हिसाब से, क्योंकि उसने देखा हुआ है किसी भी चीज़ को, उसने पहाड़ को देखा हुआ है, उसने सड़क को देखा हुआ है, उसने प्रकृति को देखा हुआ है, तो वह उस प्रकृति की नकल करके अपने चित्र में दिखाएगा। चित्र का जो बैकग्राउंड होगी उसको वह कोई भी रूप देगा
जो प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है। तो इसका मतलब हुआ कि वह प्रकृति की नकल हो गई, इसलिए इस रूप को या इस पोत को अनुकृत पोत कहा जाता है। और तीसरे प्रकार की जो पोत होती है वह होती है सृजित, जिसका निर्माण कोई भी कलाकार अपनी मेहनत से या अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार करता है। इस प्रकार से पोत ये 3 प्रकार की हो जाती है: स्वतः प्राप्त, अनुकृत और सृजित। अब लास्ट पॉइंट आता है अंतराल। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वह स्थान जिसका उपयोग कोई चित्रकार चित्र बनाने के लिए करता है, वह धरातल, वह स्पेस, वह जगह, वह अंतराल कहलाती है। अंतराल के अलग अलग अर्थ भी मैंने अभी आप लोगों को बताए थे। किन्हीं दो ध्वनियों के बीच का जो खाली जगह है, खाली स्पेस है, वो भी अंतराल कहलाता है। आकाश को भी अंतराल कहते हैं, दूरी को भी अंतराल कहते हैं। तो इस तरह से अंतराल के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, लेकिन कला में हम केवल अंतराल का अर्थ वही कहेंगे जिसका इस्तेमाल कोई चित्रकार अपने चित्रण कार्य के लिए करता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, शुरू से लेकर के आखिर तक। आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, और अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो समझ में नहीं आ पाती, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। मैं वहाँ उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। और एक कॉपी ज़रूर बना लेना इसके लिए। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी वो सब बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो हमेशा जब भी आप चित्र बनाएंगे तो हमेशा आपके काम आएगी। तो मैं दोबारा से एक बार फिर से कला का अर्थ से शुरुआत कर रहा हूँ। कला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, का और ला, जिसमें का अर्थ आनंद होता है और ला का अर्थ देना या प्रदान करना होता है। अतः कला वह है जो हमें आनंद प्रदान करती है, और कला के माध्यम से हम अपने मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमारे मन में विचार किसी भी भावनाओं को लेकर के हो सकती है। किसी ने हमारा कुछ नुकसान कर दिया तो हमारे मन में उसके प्रति जो भाव होंगे उन्हें व्यक्त करना। किसी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, उसके लिए हमारे मन में कुछ और तरह के भाव होंगे। कुछ चीज़ें हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस की, त्वचा से महसूस की, ठंडी, गर्म, चुभने वाली, मुलायम, कठोर, या किसी चीज़ को हमने अपनी जीवा से महसूस किया, स्वाद को महसूस किया, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है। उसे चखने के बाद में हमारे मन में जो भाव आएंगे, या किसी गीत संगीत को सुनकर के अपने कानों के द्वारा हमारे मन में जो भाव आते हैं, तो ये सब भाव, ये सब विचार जो हमारे मन में उत्पन्न हुए किसी भी माध्यम से, किसी भी चीज़ को देख करके हमारे ज्ञानेंद्रियों ने किसी चीज़ को चखा, खाया, महसूस किया, देखा, सुना, किसी भी तरह से हमारे मन में वो चीज़ें पहुंच गई। पहुंचने के बाद में हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, जो विचार आए, अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, तो उन विचारों को व्यक्त करना ही कला कहलाता है, न कि केवल चित्र बनाना ही कला नहीं होता। समझ गए होंगे सब। हमारे मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न हुई, वे सब भावनाएं हर आदमी किसी न किसी तरीके से बाहर लाता है, दूसरों को दिखाता है। तो वह दिखाना, वह अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, उसे ही कला कहते हैं। अब कला के जो प्रकार है, 2 प्रकार की कला होती है, एक ललित कला और दूसरी उपयोगी कला। ललित कलाओं को तो केवल हम या कोई भी कलाकार अपने मन की संतुष्टि के लिए बनाएगा, क्योंकि अपने शौक के लिए उसे अच्छा लगता है।
किसी कवि ने कोई कविता लिखी, क्योंकि कवि को अच्छी लगती है कविता लिखना, उसने अपने शौक के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने खुद की खुशी के लिए अपनी कला का माध्यम कविता को बनाया, तो इसलिए उसकी कविता ललित कलाओं के अंतर्गत आएगी। दूसरा होता है संगीत कला। किसी संगीतकार ने कोई गीत बनाया, संगीत बनाया अपने मन की संतुष्टि के लिए, उसको अच्छा लगता है, उसको इस तरह से गाना गाना या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बजाना अच्छा लगता है, तो उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, केवल उसे अच्छा लगा, उसके मन की संतुष्टि हुई, तो इस कला को हम ललित कला कहेंगे। चित्रकार कोई चित्र बनाता है, अपने रंगों को खर्च करता है, अपनी सीटों को खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, अपने सब कुछ किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है वो सब करना। उसका उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है कि मैं किसी लालच में ये चीज़ बना रहा हूँ, उसका उद्देश्य केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए उसने वो काम किया, उसके मन में जो विचार आए तो उन विचारों को वह व्यक्त कर रहा है, उसने उसी तरह का चित्र बना दिया। मूर्तिकार ने उसी तरह की मूर्ति बना दी और वास्तुकार ने उसी तरह के भवन बना दिए। तो इस तरह से जिन कलाओं का उद्देश्य हमारे मन की संतुष्टि होता है, हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करना मात्र होता है, वे सभी ललित कलाएं कहलाती है। और इसके विपरीत जिन कलाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है, हमारा मेन काम पैसा कमाना है, लेकिन पैसे के साथ साथ वह वस्तु देखने में भी अच्छी लगे, यानी कि उपयोगी के साथ साथ उपयोग में तो आ रही है वह वस्तु, यूज तो कर रहे हैं हम उसको, लेकिन वह देखने में भी अच्छी लगे। उदाहरण दिया था मैंने आप लोगों को मिट्टी के घड़े का। अगर केवल हम उपयोग की बात करेंगे कि मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल पानी के लिए किया जाता है, तो ज़रूरी थोड़ी है वो गोल बनाया जाए, ऊपर से चिकना बनाया जाए। किसी भी तरह से ऊपर से भोंडी आकृति भी रख सकते हैं, उसकी उबड़ खाबड़ भी रख सकते हैं, अंदर से केवल उसको ऐसा बना ले जिससे उसमें पानी ठहर जाए, तो काम तो तब भी आएगा वो, लेकिन फिर उसमें कलात्मक गुण नहीं रहेंगे। अतः उपयोग के साथ साथ, उपयोगी होने के साथ साथ वह वस्तु देखने में सुंदर भी लगे, तब उसे उपयोगी कला कहते हैं। तो उपयोगी कला समझ गए होंगे अच्छी तरह से, जिस कला का इस्तेमाल देखने में सुंदर तो लगेगी ही वो, लेकिन मेन काम उसका उपयोग में लाना होता है, पैसा कमाना होता है, इसलिए उस कला को हम उपयोगी कला कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े का कोई सामान बनाना, धातु की मूर्तियां बनाना, बहुत सारी कलाएं, ये सब उपयोगी कलाएं कहलाती है। तो लेकिन ललित कला भी उपयोगी कला ही कहलाएगी अगर उसका उद्देश्य भी अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना न होकर के केवल धन कमाना हो जाए। किसी के ऑर्डर पर अगर कोई कलाकार काम करेगा तो फिर उसकी कला में वह लालित्य खत्म हो जाएगा, जो कलात्मकता थी वह सब खत्म हो जाएगी। अब उसका ध्यान केवल उस आदमी को खुश करने मात्र के लिए रह जाएगा, इसलिए वह कला भी फिर उपयोगी कला ही कहलाती है। चित्र दो आयाम का होता है। चित्र को हम हाथ से महसूस नहीं कर सकते, कहाँ पे चित्र गहराई में है, कहाँ पे चित्र उभरा हुआ है। हम चित्र को केवल आंखों से देख कर के ही बता सकते हैं कि यहाँ से हमें उभरा हुआ दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ से हमें गहराई दिखाई दे रही है। इसलिए चित्र जो होता है या चित्रकला जो होती है वह द्विआयाम की होती है। उसमें लंबाई और चौड़ाई दो आयाम होते हैं केवल, उसमें तीसरा आयाम उभार या गहराई नहीं होती। तीसरे आयाम का मात्र भ्रम पैदा किया जाता है रंगों की विभिन्न तानों के द्वारा, अलग अलग प्रकार की टोन्स लगा करके, छाया प्रकाश दिखा करके, या वस्तुओं को छोटा बड़ा करके अक्षय वृद्धि के द्वारा, यानी कि पास की वस्तु बड़ी दिखा करके दूर की वस्तु छोटी दिखा करके, इस तरह से हम केवल छोटे बड़े का या मोटे पतले का भ्रम पैदा करते हैं, वह सच्चाई नहीं होती। इसलिए चित्र को द्विआयामी कहा जाता है, जबकि मूर्ति जो होती है वह त्रिआयामी होती है। मूर्ति को हम हाथ से महसूस करके बता सकते हैं,
कि यह कहाँ से उभरी हुई है, कहाँ से गहराई है, कितनी मोटी है, लंबी है, छोटी है। इस तरह से जिस चीज़ को हम हाथ से छू करके महसूस कर पाते हैं, उभार, मोटाई, गहराई, वह 3D कहलाती है, त्रिआयामी कहलाती है। और जिस चीज़ को हम हाथ से छू करके महसूस नहीं कर पाते, केवल अपने चक्षुओं के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अब कला के तत्व: रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल होता है। इनके बिना किसी भी चित्र का निर्माण संभव नहीं है। रेखा की अगर बात की जाए तो रेखा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, जो बहुत बारीक होती है। और रेखा की विशेषता हमारी आँखों को गति देना होता है। जब भी हम किसी चित्र को देखेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान चित्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर जाएगा और फिर रेखाओं के सहारे सहारे हमारी आंखें गति करेगी अन्य रूपों पर, अन्य आकारों पर। अब दूसरा जो तत्व है वह रूप होता है। तीसरा तत्व वर्ण को कहते हैं, रंग को कहते हैं। रंग प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश के बिना किसी भी रंग का कोई अस्तित्व नहीं होता। तान रंगों के हल्केपन और गहरेपन को कहते हैं। किसी रंग को गहरा करने के लिए उसमें थोड़ा सा काला पदार्थ मिलाएंगे या फिर हल्का करने के लिए उसमें थोड़ा सा सफ़ेद पदार्थ मिला लेते हैं। पोत धरातल की बनावट को कहते हैं, जो स्वतः प्राप्त, अनुकृत और सर्जित 3 प्रकार की होती है। और अंतराल वह क्षेत्र या वह स्थान जिसका इस्तेमाल कोई चित्रकार अपने चित्रण कार्य के लिए करता है, वह अंतराल कहलाता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। आप सब इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। बार बार मैं ये बातें रिपीट कर रहा हूँ, एक कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। और जो भी काम आप लोगों को दिया जाता है वह पर डे के हिसाब से आप करते रहेंगे। एक भी दिन आप लोग लापरवाही ना करें। और कुछ चीज़ें जैसे हमारी प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, चित्रण कार्य है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में ही हो जाए। संख्या नहीं बढ़ानी, हमें सीखना है। किसी भी चीज़ को हमें गिनना नहीं है कि यह हमें 4 बनानी है, 5 बनानी है, 10 बनानी है। हमें उस चीज़ को सीखना है। काम भले ही कम हो जाए लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए जो भी प्रैक्टिकल से संबंधित आप लोगों को काम दिया जाता है, कोशिश किया करें कि उसको पूरा पर डे कुछ ना कुछ उसमें किया जाए, उसको सीखा जाए। बार बार आप स्केच करेंगे तो पहले चित्र की जो गलती होती है वो दूसरे चित्र में हमें अपने आप पता चल जाती है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है घर में, कोई भी सामान, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में, कोई भी सामान घर का, बर्तन है या फिर घर में साग सब्जी है, फूल पत्ती हैं, पशु पक्षी है, आदमी है, अपने हाथों पैरों की अलग अलग मुद्राएं बना करके किसी को सामने बैठा लो थोड़ी देर के लिए, उसके हाथों को बनाना है आपको। तो जिस एंगल में भी आप हाथ बनाना चाहते हैं, मुट्ठी बंद करके कोई सामान पकड़े हुए, क्योंकि ये सब आपके बहुत काम आने वाली है। मानव आकृति चित्रण में ये सब चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। इसलिए आप सब, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का ये पूरा का पूरा अध्यापन आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप जो भी चित्रण कार्य आपको दिया जाएगा आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे, अपने घर पे आप बना करके देखते रहे। और जो भी समस्या आती है वो अपने चित्र का या तो वीडियो बना ले या फिर एक फ़ोटो खींच करके मेरे पास सेंड कर देंगे मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको जो भी उसमें गलतियां होगी जैसे सुधारी जाएगी वो वहीं से बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पर डे के हिसाब से अपना पूरा काम करते रहेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक है, आगे का कल बढ़ाऊँगा। धन्यवाद।